गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास में बेटा हमने रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़ा था इन 3D। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन 3D हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया था। उसका हमने डेरिवेशन जो था वो कंप्लीट कर लिया था, रिजॉल्व कर लिया था उसको ए वेक्टर को इन 3D, और उसके बाद उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी हमने फाइंड आउट कर ली थी। उसके बाद हमने एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस किया था बेटा, पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में भी आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हम उसके न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेंगे। आज हम पढ़ते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। वेक्टर प्रोडक्ट जो है वो अलग टाइप का होता है। वेक्टर के अंदर जो प्रोडक्ट करते हैं हम दो वेक्टर्स का, वो हम दो टाइप का पढ़ते हैं, स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है ना, जिसको हम डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के नाम से भी जानते हैं। डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के नाम से भी जानते हैं कि अगर दो वेक्टर क्वांटिटीज का हमें डॉट प्रोडक्ट करना है तो उसका कांसेप्ट अलग होगा, और क्रॉस प्रोडक्ट करना हो तो उसका कांसेप्ट अलग होगा। तो हम सबसे पहला पढ़ते हैं डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट। हमारा पहला है डॉट प्रोडक्ट, ठीक है ना। डॉट को हम एक सिंबल डॉट से डिनोट करेंगे इस तरह से। दो वेक्टर क्वांटिटीज के बीच ऐसा सिंबल लगा हो, इसका मतलब वो डॉट प्रोडक्ट पूछ रहे हैं। डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट, इसको हम स्केलर प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं और डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। सपोज दो वेक्टर क्वांटिटी आपके पास, इफ two vectors A vector and B vector are at angle theta। सपोज दो वेक्टर, मैंने ये A वेक्टर मान लिया और दूसरा मेरा ये B वेक्टर है, दोनों के बीच एंगल थीटा है। दोनों के बीच एंगल क्या है? थीटा। मुझे इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लिखना है। आपसे पहले डेफिनेशन पूछेगा कि डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट कैसे डिफाइन करोगे। अगर दो वेक्टर क्वांटिटीज का डॉट प्रोडक्ट या दो वेक्टर क्वांटिटीज का प्रोडक्ट एक स्केलर क्वांटिटी आती है तो उसे हम बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। दो वेक्टर क्वांटिटी, मैं इसको एग्जांपल से भी प्रूव करूंगा बाद में। दो वेक्टर क्वांटिटी ए वेक्टर एंड बी वेक्टर का प्रोडक्ट अगर एक स्केलर क्वांटिटी आती है तो उसे हम बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। क्लियर हो गई डेफिनेशन? इजी सी। तो अगर मुझे a डॉट b लिखना हो, a वेक्टर डॉट b वेक्टर, ये सिंबल लगाना बहुत जरूरी है। a वेक्टर डॉट b वेक्टर, इसका फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर मल्टीप्लाई मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर cos थीटा। a डॉट b इक्वल्स टू ab cos थीटा। आप इस फॉर्मूला को ऐसे भी लिख सकते हो, a डॉट b इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर को सिंपल a भी लिख देते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर को सिंपल b भी लिख देते हैं। तो a b cos थीटा, where theta is angle between a vector and b vector, where theta is angle between a vector and b vector। देखो इसका सिंपल सा प्रूफ भी दे रखा है। अगर हम प्रूफ कैलकुलेट करना चाहें तो ध्यान से देखो, यहां से मैंने नॉर्मल डाला, ये 90 डिग्री होगा। अगर मैं इस b के कंपोनेंट की बात करूं, 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज, ये बेस, अगर हाइपोटेन्यूज गिवन है बेस कैलकुलेट करना है, मैं पूछूं ये क्या है तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर है, ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर आपका इस डायरेक्शन में। अगर मैं b का ये वाला कंपोनेंट लिखूंगा तो वो क्या होगा बेटा? b cos थीटा, मैग्नीट्यूड ऑफ b cos थीटा। लिखते हो ना कंपोनेंट, थीटा के साथ वाला कंपोनेंट cos, तो b cos थीटा, b का आपने ये कंपोनेंट लिखा b cos थीटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, वो a डॉट b है। a डॉट b जो है वो इन दोनों का मल्टीप्लाई ही तो है, मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर cos थीटा आ गया ना। तो यही तो सॉल्व करना था, ab cos थीटा। नहीं, मैं तो ऐसे नहीं करूंगा, मैं तो उसका उल्टा करूंगा, मैं ऐसे करना चाहूंगा कि सपोज a वेक्टर तो ये है और b वेक्टर इस डायरेक्शन में, मैं इधर से नॉर्मल डालूं, b से डाला ना, a से डाला आपने नॉर्मल इसके ऊपर, तो ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री। सपोज अगर ये 90 है तो सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज, अगर मैं इसका कंपोनेंट लिखूं इधर थीटा, तो ये क्या होगा? a cos थीटा, और मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर तो उधर ही है पहले से। इस सिचुएशन को हम बोल देंगे b डॉट a, सिचुएशन को हम बोल देंगे b डॉट a, b वेक्टर डॉट a वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ b मैग्नीट्यूड ऑफ a cos थीटा। देखो वही है b a cos थीटा, ऐसा ही कुछ है। इसका मतलब आपके पास a डॉट b की वैल्यू भी वही है और b डॉट a की वैल्यू भी वही है सेम। a डॉट b आपने लिखा a b cos थीटा, b डॉट a लिखा आपने b a cos थीटा।
बात ए की मल्टीप्लाई ए इंटू बी करो चाहे बी इंटू ए करो। इसका मतलब ए डॉट बी इक्वल्स टू, यहां से हमारा प्रूफ हुआ ए डॉट बी इक्वल्स टू, स्पेशल केस में चले गए अपन थोड़ा सा, ए डॉट बी इक्वल्स टू बी डॉट ए। इसका मतलब डॉट प्रोडक्ट में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो होती है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मतलब आप इसमें इंटरचेंज कर देते हो, ए को बी की जगह लिया है, बी को ए की, इसको बोला जाता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। डॉट प्रोडक्ट फॉलोज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे डॉट प्रोडक्ट फॉलो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव ठीक है ना, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। a डॉट b इक्वल टू b डॉट होने का मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है ना, आपने इंटरचेंज कर दिया तो ये इसको फॉलो करता है। फर्स्ट केस आपको पता चल गया, डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला आपको अच्छे से पता चल गया, कोई समस्या इसमें नहीं है। दूसरी प्रॉपर्टी, अगर मैं बात करूं दो परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लिखना हो, हम दो परपेंडिकुलर और दो पैरेलल वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट सीखेंगे बेटा। तो अगर आपसे पूछे कि दो परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट बताओ कितना होगा, दो परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, फर्स्ट प्रॉपर्टी आपको क्लियर होगी। सेकंड प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं हम उसमें, तो सेकंड प्रॉपर्टी में बोलो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर, दो वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है और उन दोनों का क्या लिखना है बेटा, डॉट प्रोडक्ट। देखो ध्यान से, A वेक्टर एंड B वेक्टर दोनों ले लेते हैं। सपोज मैंने x एक्सिस पे A वेक्टर कंसीडर कर लिया और y एक्सिस पे B वेक्टर कंसीडर करा है और जो थीटा है बीच का वो 90 डिग्री है। मुझे A डॉट B लिखना है। फॉर्मूला क्या कहता है A डॉट B का, A डॉट B, बीच में डॉट लगाना जरूरी है, मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B cos थीटा, थीटा की जगह क्या लिखोगे 90 डिग्री, cos 90 क्या होगा 0, cos 90 0 मल्टीप्लाई AB क्या आ गया आंसर 0। इसका मींस हुआ A डॉट B जो है वो 0 होगा। टू परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ऑलवेज 0 होगा। परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ऑलवेज क्या होगा 0। जैसे मैं इसको ऐसे सोचूं कि सपोज A वेक्टर आपने x एक्सिस में लिया है, इसकी डायरेक्शन को आप i कैप से डिनोट करते हो, मैग्नीट्यूड आपका A है, y एक्सिस में B वेक्टर लिया आपने जिसको आप j कैप से डिनोट करते हो, बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री। आपने लिखा A डॉट B, आप पहले ही 0 बता चुके, परपेंडिकुलर है, इसकी वैल्यू 0 है। आप कंपोनेंट के फॉर्म में लिखोगे तो A को लिखोगे A I कैप डॉट, B को लिखोगे B J डॉट B J कैप। आप लिखोगे इसको A वेक्टर डॉट B वेक्टर इक्वल्स टू A B I कैप डॉट J कैप। आपको पहले से पता है A डॉट B 0 है, परपेंडिकुलर की वजह से A डॉट B 0 है तो ये वाली वैल्यू 0 यहां पुट कर लो, 0 इक्वल्स टू A B I कैप डॉट J कैप। A B को 0 के अपॉन में लिया हो, आंसर 0 आया, मींस यहां से प्रूफ हुआ I कैप डॉट J कैप इक्वल्स टू 0। I कैप डायरेक्शन इन x एक्सिस रिप्रेजेंट करता है, यूनिट वेक्टर J कैप डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब दो परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है तो I कैप डॉट J कैप भी क्या होगा 0 होगा। इसी तरह से मैं और भी बात करूं तो सारे वैल्यूज लिख सकता हूं, I कैप डॉट J कैप 0, मैं लिखूं J कैप डॉट K कैप, ये भी क्या होगा 0, K कैप डॉट I कैप, क्योंकि एक दूसरे के परपेंडिकुलर है सब, ये भी 0 होगा। अगर मैं इनको रिवर्स करता हूं, मैं रिवर्स करके लिखूं क्योंकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है डॉट प्रोडक्ट, तो J डॉट I कैप ये भी 0 होगा, J डॉट I कैप, मतलब मैं A डॉट B की जगह लिखूं B डॉट A, उस सिचुएशन में J डॉट I होगा वो भी आपका 0 होगा, K डॉट J जो है वो भी आपका 0 होगा क्योंकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है डॉट प्रोडक्ट, और I डॉट K जो है ये भी आपका क्या होगा 0। तो परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर इज ऑलवेज 0। और उसके बाद अगर आप देखो ध्यान से तो इससे हमारा एक प्रूफ आ गया कि I डॉट J
इक्वल्स टू जे डॉट के इक्वल्स टू के डॉट आई इक्वल्स टू 0, और अगर इनको रिवर्स करके लिखे तब भी वो 0 होता है। ठीक है, अच्छे से क्लियर हो गया। अब हम बात करें डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर, अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं इनके बीच थीटा कितना होगा 0 डिग्री। ध्यान से समझना है इस कांसेप्ट को। थीटा इस सिचुएशन में 0 कैसे होता है वो चेक करो। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर, सेकंड थर्ड प्रॉपर्टीज। पैरेलल वेक्टर, तो पैरेलल वेक्टर की बात करें, सपोज ए वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में लिया हुआ है और बी वेक्टर भी आपका इसी डायरेक्शन में है, ये एक दूसरे के पैरेलल है, ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के क्या है पैरेलल। मैंने सपोज दोनों को एक्स एक्सिस में ही कंसीडर कर लिया, तो इनके बीच का थीटा जो है वो कितना होगा हमेशा 0 डिग्री। अच्छे से क्लियर हो गया। थीटा जो है वो 0 डिग्री, दोनों पैरेलल हैं, दोनों एक ही डायरेक्शन में, थीटा की वैल्यू क्या होगी, दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री। अगर मैं आपसे पूछूं बताओ a डॉट b कितना होगा, तो आप लिखोगे a डॉट b इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b cos थीटा। थीटा कितना है 0 डिग्री, थीटा कितना है 0 डिग्री, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है बेटा 1, तो a डॉट b कितना आएगा a डॉट b इक्वल्स टू ab। इस सिचुएशन में आपका आंसर 0 नहीं हुआ, मैग्नीट्यूड जो है वो a का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई b का मैग्नीट्यूड के इक्वल है। ठीक है, अच्छे से क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं। अब इसी में आगे पॉइंट हो रहा है सेम, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू इक्वल वेक्टर। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू इक्वल वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू इक्वल वेक्टर, हम इनसे न्यूमेरिकल्स भी करेंगे डिस्कस, देखना अभी। दो वेक्टर आपके पास और दोनों इक्वल वेक्टर है, मतलब इस कंडीशन में ये हुआ a वेक्टर इक्वल्स टू b वेक्टर, और इन दोनों का मुझे डॉट प्रोडक्ट लिखना है, इन दोनों का मुझे, तो मैं b वेक्टर की जगह भी a वेक्टर लिखूंगा, a वेक्टर डॉट a वेक्टर इक्वल वेक्टर, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम हो, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम हो तब हम उसको इक्वल वेक्टर बोलेंगे। देन a डॉट a क्या आएगा a स्क्वायर cos 0 की वैल्यू 1, उसको लिखा जाएगा a स्क्वायर, इसको क्या लिखा जाएगा a स्क्वायर। इसको एक और तरीके से देखो कि सपोज मैंने a वेक्टर इस डायरेक्शन में ले रखा है, तो दूसरा b वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में होगा, x एक्सिस में ही होगा, तो मैं जैसे a वेक्टर को लिखूं a i कैप, दूसरा जो b वेक्टर था उसको भी मैं क्या लिखूंगा a i कैप, दोनों सेम डायरेक्शन में। अब मुझे इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लिखना है जो कितना आया, ठीक है, तो मैं लिखूं a डॉट a इक्वल्स टू a i कैप डॉट a i कैप। a डॉट a आप फाइंड आउट कर चुके, a स्क्वायर, ये लो a इंटू a स्क्वायर, i कैप डॉट i कैप, a स्क्वायर से a स्क्वायर कट गया, i डॉट कैप i कैप कितना आया 1। इसका मतलब अगर दो पैरेलल वेक्टर की बात करें या दो इक्वल वेक्टर की बात करें उस सिचुएशन में i डॉट i 1 होगा। इसी तरह से j डॉट j ये भी 1 होगा और k डॉट k ये भी क्या होगा बेटा 1, i डॉट i 1, j डॉट j 1, k डॉट k भी आपका 1 होगा। आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ऑलवेज 0, इक्वल वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट a स्क्वायर, मतलब i डॉट i हमें ये प्रूव करना था 1 हुआ, j डॉट j 1 हुआ, k डॉट k भी 1 हुआ, सिंपल था। और ये ऐसे हम पैरेलल वेक्टर के केस में थीटा 0 डिग्री लेंगे, पैरेलल के केस में थीटा क्या होगा हमेशा 0 डिग्री। क्या प्रॉपर्टी नंबर 4 आपको अच्छे से क्लियर हो गई, इसमें कोई समस्या नहीं है, ठीक है। तो आपने पढ़ा डॉट प्रोडक्ट के अंदर फॉर्मूला सीखा उसका कि डॉट प्रोडक्ट में दो वेक्टर का जो प्रोडक्ट होगा वो एक स्केलर क्वांटिटी आएगी, इसलिए इसको स्केलर वेक्टर या स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं हम, ठीक है। फिर उसके बाद हमने छोटे छोटे इसके कॉन्सेप्ट सीखे। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, दो परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ऑलवेज 0 होता है, पैरेलल वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 नहीं होता है, तो हम बोल सकते हैं i डॉट i, j डॉट j, k डॉट k की वैल्यू 1 होगी। i डॉट j इक्वल्स टू j डॉट k इक्वल्स टू k डॉट i हमेशा 0 होगा परपेंडिकुलर वाले केस में, ठीक है। तो ये हमने थोड़ा सा डॉट प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट सीख लिया। अब जैसे हम जनरल कोई छोटे छोटे न्यूमेरिकल डिस्कस करें, एक प्रॉपर्टी और है, एक प्रॉपर्टी और है कि 5th नंबर की डॉट प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट। दो वेक्टर हैं, डॉट प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इन देयर कंपोनेंट।
इन देयर कंपोनेंट्स। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट उनके कंपोनेंट के फॉर्म में लिखना है। सपोज ए वेक्टर मैंने लिखा हुआ है a1 i कैप, x एक्सिस में कंपोनेंट a1 है, y एक्सिस में उसका कंपोनेंट a2 है, j कैप प्लस a3 k कैप। दूसरा मैंने लिखा b वेक्टर इक्वल्स टू a2 i कैप, सॉरी b1 लिख लेते हैं इसको, b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। मुझे इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लिखना है। मतलब वेक्टर आपको कंपोनेंट की फॉर्म में गिवन है और इन दोनों का क्या कैलकुलेट करना है, डॉट प्रोडक्ट। ध्यान से देखो a डॉट b मुझे फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, a की वैल्यू रख देंगे इन देयर कंपोनेंट, a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, सिंपल प्रोडक्ट है। डॉट b वेक्टर हम रख देंगे इन देयर कंपोनेंट, b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। और अब हम डॉट प्रोडक्ट सॉल्व करेंगे बेटा, देखो ध्यान से। एक्चुअल में सिंपल जैसे मल्टीप्लाई करते हैं ना वैसे ही a1 i कैप इन तीनों के साथ डॉट प्रोडक्ट कर लेंगे, फिर a2 j कैप का इन तीनों के साथ डॉट प्रोडक्ट कर लेंगे, फिर इसका इन तीनों के साथ डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लेंगे। देखो ध्यान से, a1 का जब इन तीनों के साथ डॉट प्रोडक्ट लिखोगे तो कैसे लिखोगे, a1 i कैप डॉट पहले इसके साथ b1 i कैप प्लस फिर इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट a1 i कैप डॉट b2 j कैप प्लस इसका इसके साथ a1 i कैप डॉट b3 k कैप प्लस फिर a2 j कैप का इन तीनों के साथ डॉट प्रोडक्ट, फिर a3 का इन तीनों के साथ डॉट प्रोडक्ट लिखते जाओ, प्लस a2 b1 या तो अलग अलग लिख लो, a2 j कैप डॉट b1 i कैप प्लस a2 j कैप डॉट b2 j कैप, सिंपल है, प्लस a2 j कैप डॉट b3 k कैप प्लस a3 k कैप का इन तीनों के साथ डॉट प्रोडक्ट निकाल लो, a3 k कैप डॉट b1 i कैप प्लस a3 k कैप डॉट b2 j कैप प्लस a3 k कैप डॉट b3 k कैप। अभी अभी आपने पढ़ा टू परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ऑलवेज जीरो, मतलब i डॉट j आपने ऐसे सीखा, i डॉट j या j डॉट i जीरो होगा, j डॉट k इक्वल्स टू k डॉट i, ये तो सब जीरो था, या रिवर्स करके लिखे तब भी जीरो ही आएगा परपेंडिकुलर वेक्टर वाले केस में। और i डॉट i इक्वल्स टू j डॉट j इक्वल्स टू k डॉट k, ये आपने पढ़ा था 1 होता है। अब उस कांसेप्ट को यहां फॉलो करो, तो ध्यान से देखने से पता चला a1 i डॉट b1 i कैप, तो a1 b1 i डॉट i, मतलब इसका आंसर तो आ गया a1 b1, i डॉट j 0, i डॉट j 0, i डॉट k 0, j डॉट i 0, j डॉट j 1, ठीक है, j डॉट k फिर 0। तो फाइनली जब आपने इसको देखा तो अपना आंसर आया a डॉट b इक्वल्स टू, फर्स्ट सिचुएशन में लिखा हुआ है a1 b1 ब्रैकेट में i डॉट i, बाकी सब जीरो हो जाएंगे। फिर सेकंड केस में a2 b2 j डॉट j, और थर्ड सिचुएशन में a3 b3 k डॉट k, बाकी सब जीरो। देन a डॉट b आपका आ गया i डॉट i1 j डॉट j1 k डॉट k 1, बाकी सब जीरो हो जाएंगे। तो कंपोनेंट की फॉर्म में मल्टीप्लाई करने से a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3, ये आपका आंसर है, ये आपका फाइनल आंसर आ गया इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट, डॉट प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ देयर कंपोनेंट, हमारा ये आंसर आएगा a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3। तो अब आपको एग्जाम में जब सॉल्व करना हो तो ऐसे नहीं करना कि पूरा आप डिटेल से सॉल्व करने बैठ जाए। a डॉट b सॉल्व करना तो कोई भी न्यूमेरिकल है a डॉट b, तो i का i के साथ कंपोनेंट होगा, j के j के साथ, k का k के साथ, बाकी सब जीरो, ठीक है, ऐसे सॉल्व कर लेंगे हम। इसके क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे।
तो ये हमने पांचवी प्रॉपर्टी लिखी, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इन देयर कंपोनेंट। अब मैं इसकी एग्जांपल की बात करूं कि इसमें एग्जांपल या जो फिजिक्स में हम पढ़ेंगे, फिजिक्स में जो एग्जांपल होंगे वो कैसे होंगे, कैसे हम डिफाइन करेंगे फिजिक्स में इसको, तो उसको हम थोड़ा सा लॉजिक से डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा लॉजिक से डिस्कस करते हैं। आपने जब 10th क्लास में वर्क एनर्जी एंड पावर वाला चैप्टर पढ़ा था, वर्क एनर्जी एंड पावर वाला जो चैप्टर पढ़ा था, उस चैप्टर में ध्यान से देखो बेटा, वर्क को कैसे डिफाइन करते थे कि हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते थे। जनरल बताता हूं फॉर्मूला, फोर्स इस डायरेक्शन में लगाया, m मास का ऑब्जेक्ट था, फोर्स F लगाया इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट इसी डायरेक्शन में हुआ। सपोज कुछ टाइम इंटरवल के बाद ब्लॉक यहां पहुंच गया, तो डिस्प्लेसमेंट जो था सपोज डेल्टा S या जो भी आप लिखते हो, तो W जो था, वर्क डन जो था, उसको आपने लिखा था फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट डेल्टा S, ऐसा फॉर्मूला लिखा था, सिंपल। ये चीज सीखी थी, देखो फिजिक्स से रिलेट कर रहा हूं इस चीज को, डॉट प्रोडक्ट तो कहां कैसे काम में लेते हैं। तो आपने एक m मास का ब्लॉक था जिस पे फोर्स लगाया है, जिसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट हुआ, डेल्टा S ब्लॉक यहां पहुंच गया, तो उसमें वर्क डन कितना हुआ, आपने सीखा था फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वही हमारा वर्क डन होता है। मैं एक तो ये सिचुएशन लिखता था, दूसरी सिचुएशन ऐसे हुआ करती थी बेटा कि जो ब्लॉक था जिसका मास m था, उसमें मैं फोर्स थीटा एंगल पे लगाया करता था। जो फोर्स था वो सपोज मैंने थीटा एंगल पे ऐसे लगाया ब्लॉक पे फोर्स, तब भी डिस्प्लेसमेंट होगा, तब भी ब्लॉक यहां जाएगा, डिस्प्लेसमेंट होगा आपका डेल्टा S सपोज। तो इस सिचुएशन में ध्यान से देखो, फोर्स ऐसे लगाया तो क्या टोटल फोर्स ही इस डायरेक्शन में लग रहा है, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट नहीं, इसका एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में लगता है, F cos थीटा, F cos थीटा की वजह से डिस्प्लेसमेंट है, न कि F की वजह से। टोटल F की वजह से डिस्प्लेसमेंट नहीं है, टोटल F का एक कंपोनेंट जो F cos थीटा है उसकी डायरेक्ट, उसकी वजह से इसमें डिस्प्लेसमेंट है। देन इस सिचुएशन में जो वर्क डन होगा W, उसकी वैल्यू होगी F cos थीटा इनटू डेल्टा S। डेल्टा S आपका डिस्प्लेसमेंट है, वेक्टर क्वांटिटी है। W इक्वल्स टू मैं इसको लिखूंगा F डेल्टा S cos थीटा। और अभी आपने सीखा दो वेक्टर A डॉट B का डॉट प्रोडक्ट AB cos थीटा, F इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डेल्टा S इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट बोला ना, तो हम इसको लिखेंगे W इक्वल्स टू F वेक्टर डॉट डेल्टा S वेक्टर। जो वेक्टर है वो इस तरह से लिखा जाएगा वेक्टर फॉर्म में। दो वेक्टर क्वांटिटी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट ऑलवेज ए स्केलर क्वांटिटी आएगी, वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी। हम फिजिक्स में ऐसे एप्लीकेशंस करेंगे और ऐसे यूज करेंगे। क्या आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया? ये अच्छे से क्लियर हो गया फॉर्मूला? 10th में हो सकता था कि डायरेक्ट रटा हो आपने, अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया कि ये फॉर्मूला ऐसे क्यों लिखा जाता है, डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में क्यों लिखा जाता है। ये दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है, और दो वेक्टर क्या आपके पास, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट आपका वर्क डन होता है, जिसको मैग्नीट्यूड जो है वो ऐसे लिखा जाएगा F डेल्टा S cos थीटा। अब जैसे कोई एग्जांपल की बात करें कि सपोज फोर्स जो था वो x एक्सिस में लग रहा था, F वेक्टर इक्वल्स टू tan I कैप, है कितना था, tan I कैप न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में हुआ 2 मीटर, 2 I कैप मीटर। बताओ वर्क डन कितना हुआ, W इक्वल्स टू आप लिखोगे फोर्स F डॉट डेल्टा S, F की वैल्यू tan I कैप डॉट 2 I कैप डेल्टा S की वैल्यू, बोलो I डॉट I1 कितना आया 20 जूल, वर्क डन की यूनिट जूल होती है, ऐसे फाइंड आउट कर लेते हैं। कई बार क्वेश्चन दिए होते हैं इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट, F की वैल्यू tan I कैप लिखी हुई है, डेल्टा S की वैल्यू 2 I कैप मीटर लिखी हुई है, और आपसे वर्क डन पूछा तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट लिख लो 20 जूल आंसर। इस तरह से हम फिजिक्स में इसकी एप्लीकेशन करते हैं डॉट प्रोडक्ट के लिए। क्या डॉट प्रोडक्ट वाला कांसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया? और भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास प्रोडक्ट अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू।